साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों, विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार अनुसंधान की धरा में फल फूल रहे हैं। छात्र इनोवेटर्स से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। नन्ही आंखों के सपने वास्तविकता के धरातल पर साकार हो रहे हैं। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति खुलकर सांस ले रही है। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर है भारत देश। इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी वीक का विषय है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सबसे पहले विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया पौधा भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। And now I request Dr. Jitendra Singh to kindly present the welcome address. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण और नवाचार के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और इस लंबी छलांग का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ देर के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकें कि सन 2014 से पहले का क्या आलम था और आज 2023 में क्या दृश्य है। सन 2014 से पहले इस देश में मात्र 350-400 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और आज इसकी संख्या 97,000 से अधिक हो गई। 115 यूनिकॉर्न और हिंदुस्तान इकोसिस्टम स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़ा हुआ। सन 2014 से पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हम 81वें पैदान पर खड़े थे। आज 41 का जंप लगा करके हम 40वें पैदान पर हैं। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन थी, आज 8 गुना बढ़ करके $80 बिलियन हो गई है। सन 2014 से पहले पूरे देश में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र और मात्र 50-55 थी, आज बढ़कर के 6,000 हो गई। सन 2014 से पहले किसी ने सुना ना था अरोमा मिशन का अर्थ क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन का अर्थ क्या है। आज लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए किसानी के माध्यम से एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके आया है। सन 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ना था, आज उसी हिंदुस्तान को दुनिया का वैक्सीन हब कहा जाता है। सन 2014 से पहले हमारे यहां कभी कभी अखबार में खबर आती कि श्रीहरिकोटा नाम के एक स्थान से एक रॉकेट लॉन्च हुआ है। आपने उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए। आज उसी श्रीहरिकोटा में लगभग 130 प्राइवेट स्टार्टअप्स इसरो के साथ काम कर रहे हैं और हमारा गगनयान भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी में। सन 2014 से पहले किसी को मालूम ना था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है। एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और यह सिलसिला निरंतर जारी है। अभी इसी वर्ष में सन 2023 में आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लाइगो, जिसका लॉन्च आज आप कर रहे हैं, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023
और अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद एक गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा मनवाया, वहां साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। और आज जब हम ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और ये अटल जी की स्मृति के साथ जुड़ा है, तो ये आप ही की कल्पना थी, अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, ताकि कम अवस्था में, बचपन में, स्कूल के समय में बच्चे अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को खोज सकें, तलाश सकें, तराश सकें और आने वाले जीवन में उसे देश की सेवा के लिए समर्पित कर सके। आज का बच्चा कल सन 2047 के हिंदुस्तान का युवा होगा और 2047 का युवा शताब्दी भारत का निर्माता होगा। और इसलिए आज जब ये 25वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पहली बार भारत सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामूहिक तौर पर होल ऑफ गवर्नमेंट मंत्र का पालन करते हुए मनाया जा रहा है, तो ये मात्र एक सांकेतिक अवसर न रह करके एक उत्सव का रूप धारण कर चुका है, एक फेस्टिवल का रूप धारण कर चुका है। इट इज अ सेलिब्रेशन of India's scientific supremacy. It is a celebration of India's growth story under Prime Minister Modi. It is a celebration of Prime Minister Modi's new India. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh. देवी और सज्जनों, रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर तीव्र गति से अग्रसर है हमारा देश। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को भी संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, भारत सरकार के सभी अधिकारी वर्ग, वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट्स, अन्य सम्मानित अतिथिगण, देवियों व सज्जनों, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सबके लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की और इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। वैश्विक परिदृश्य में भारत एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके समर्पण की शक्ति। साथियों, आज हम सब यहाँ देश के साइंटिफिक अचीवमेंट्स का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब ने ग्लोबल स्टेज पर लोगों द्वारा यह कहते हुए सुना है कि 21वीं सदी यह भारत की सदी है। वर्तमान में दुनिया को भारत में आशा की एक नई किरण नजर आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया को यह दिखाया भी है कि भारत रूपी सूर्य का उदय हो चुका है और हमारा सूर्य अब अपने पूरे तेज के साथ चमकने को तैयार है। मैं यहाँ सूर्य का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखें तो हम पाएंगे कि सूर्य के साथ हमारे बड़े अद्भुत संबंध रहे हैं। हम सभी बजरंगबली के उपासक हैं। एक प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा कि बजरंगबली ने किस प्रकार फल समझकर सूर्य को ही निगल लिया था। बाद में देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने सूर्य को मुक्त कर दिया था। इस कार्य से बजरंगबली ने अपनी अपार शक्ति का परिचय तो दिया ही, साथ ही उन्होंने हमें यह भी संदेश दिया
कि अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएं तो सूरज भी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। 1998 में दुनिया ने भी देखा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति के तहत कैसे भारत ने अपनी वह ताकत दिखाई और पोखरण और रेगिस्तान में एक नहीं 5-5 सूरज बो दिए। प्रधानमंत्री जी, पोखरण के परमाणु परीक्षण पर मुझे केवल जीआई साहब की लिखी पंक्तियां याद आती हैं, जब उन्होंने यह लिखा था कि अब न छोड़ेंगे कमी, कोई भी अपनी शान में, 5 सूरज बो दिए हैं हमने रेगिस्तान में। रेत के सागर में बसे हुए पोखरण की हम यदि ज्योग्राफी और क्लाइमेट देखें तो यह भले ही एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, लेकिन रेगिस्तान की इस रेत में भारत के परमाणु शक्ति की हरी भरी फसलें आज भी लहलहा रही हैं। साथियों, हमारा देश शांति प्रिय, संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। इस देश ने न केवल स्वयं के लिए शांति की कामना की, बल्कि समस्त विश्व को शांति का संदेश दिया। दुनिया को बुद्ध और गांधी जैसे शांति पुरुष ही इस देश की देन है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला देश है। हमने किसी भी देश पर उसको गुलाम बनाने के उद्देश्य से कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास में हमें कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ज्ञान पर आधारित रहे इस समाज ने दुनिया को शांत आचार, विचार और व्यवहार का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने देश ही नहीं, विदेश के शिक्षार्थियों को भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, जिसमें नालंदा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है, लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी 1-2 बार नहीं, अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है, तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा भी गया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। जब हम देश में साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं तो इससे राष्ट्र तो प्रगति करता ही है, साथ ही यह हमारी युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, भारत अभी डेमोक्रेटिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है। हमारे पास एक सामर्थ्यवान ह्यूमन रिसोर्स है। हमारे इसी ह्यूमन रिसोर्स ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं और यही ह्यूमन रिसोर्स हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बस आवश्यकता है तो इस ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने की।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस विजन में पूरी तरह से कामयाब होंगे और एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हमें अपना मार्गदर्शन देने हेतु यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और यहीं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री जी। Ladies and gentlemen, Government of India is working on the strategy to transform India through science and technology. विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश नए आयाम हासिल करते हुए नए कीर्तिमान रच रहा है। कैसे देश में ये परिदृश्य बदल रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और इंस्पायर स्कॉलरशिप के जरिए स्कूली बच्चों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाएं और फिर कॉलेज से निकलते ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। आज भारत सरकार के 11 मंत्रालयों और विभाग मिलकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से। साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृत काल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आने वाले अगले 25 सालों में देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। देवी और सज्जनों, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना शुरू किया गया। इन 25 वर्षों के सफर को चिन्हित करते हुए आज एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि पहले अपने कर कमलों द्वारा डाक टिकट का विमोचन एल्बम द्वारा करें। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 25वें नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इस डाक टिकट को तैयार किया गया है। And now may I please request Honorable Prime Minister to kindly release the commemorative coin. Thank you, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Government of India is continuously upgrading and creating science and technology infrastructure in the country. विज्ञान के क्षेत्र में सुविधाओं और ढांचागत विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई पहल का उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। The facilities which are being dedicated to the nation by Honorable Prime Minister are Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Visakhapatnam, Women and Children Cancer Hospital, Navi Mumbai, National Hadron Beam Therapy Facility, Navi Mumbai, Radiological Research Unit, Navi Mumbai, Fission Moly 99 Production Facility, Mumbai, and Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam. और जिन फैसिलिटीज का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा, Platinum Jubilee Block of Tata Memorial Hospital, Mumbai, and Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, India. May I please humbly request Honorable Prime Minister to kindly dedicate to the nation and lay the foundation stone for these facilities by pressing the button of remote. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन फैसिलिटीज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है या जिनका शिलान्यास किया गया है, ये सभी फैसिलिटीज, इनकी विशेषता क्या है और किन मायनों में ये खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। एम्स के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि और टीकाकरण अभियानों सहित कई महत्वपूर्ण पहलों ने इस प्रगति में योगदान दिया है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए
19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए। ऐसे में टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, देश भर में स्थित अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से कैंसर के आधुनिकतम इलाज को सुलभ बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ओडिशा के खुर्दा जिले के जटनी में 200 बेड वाला होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना में 400 करोड़ रुपए का योगदान परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 250 करोड़ रुपए का योगदान टाटा ट्रस्ट कर रहा है। ओडिशा सरकार इस परियोजना में कई तरह से योगदान दे रही है, जिसमें परियोजना के लिए 42 एकड़ भूमि शामिल है। मुंबई, महाराष्ट्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक स्थापित किया जा रहा है। 938 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा में 880 करोड़ रुपए बिल्डिंग के निर्माण में तथा 58 करोड़ रुपए सामान्य उपकरणों के लिए लगाए जाएंगे। सीएसआर के तहत अतिरिक्त 390 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी उपकरणों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 557 करोड़ रुपए की लागत से बना 100 बेड का यह अस्पताल कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। टीएमसी के नवी मुंबई स्थित एक्ट्रैक परिसर में 38 करोड़ रुपए की लागत से बना 270 बेड का कैंसर अस्पताल देश का पहला एकीकृत केंद्र है, जो महिलाओं और बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है। 3 गैंट्रियों को एक साथ संचालित करने वाली देश की पहली नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी एक्ट्रैक नवी मुंबई में स्थित है। 468 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक अत्याधुनिक प्रोटॉन थेरेपी इकाई है। भारत की सबसे बड़ी नाभिकीय चिकित्सा सुविधा रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट 93 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये यूनिट विभिन्न प्रकार के कैंसरों के उपचार के लिए सेवाएं प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग प्राचीन भारतीय उक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संकल्प धारण किए प्रगति पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाते हुए अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स शाखाओं की स्थापना, अस्पतालों को अपग्रेड करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा आधुनिकतम इलाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इन सफलताओं के आधार स्तंभ हैं। इस उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 300 क्यूरी के मेडिकल ग्रेड हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ब्रिट द्वारा फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना इस दिशा में की गई एक प्रभावशाली शुरुआत है, जो भारत को ऐसी क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। मोलिब्डेनम 99 डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99M का जनक होता है, जिसका प्रयोग 85% से भी अधिक डायग्नोस्टिक स्कैनों के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे न्यूक्लियर मेडिसिन का वर्क हॉर्स कहा जाता है। विभिन्न रोग प्रभावित हिस्सों पर विशिष्ट अपटेक वाले बायोमोलिक्यूल्स का उपयोग करते हुए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करते हुए स्पेक्ट स्कैन से किडनी, लीवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे विभिन्न अंगों में रोगों के शीघ्र निदान में मदद मिलती है। 295 करोड़ रुपए की लागत से बनी
फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों की रेडियो आइसोटोप आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। Our goal is to make healthcare accessible and affordable, not only for our citizens, but for the whole world. Reducing disparity in India's priority, serving the unserved, is an article of faith for us. मेडिकल रेडियो आइसोटोप के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर करने की दिशा में फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को उच्च तकनीक क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के समकक्ष लाने और संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ निश्चय निहित है। आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में रेयर अर्थ तत्व विशेष महत्व रखते हैं। रेयर अर्थ तत्व स्वच्छ ऊर्जा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, बैटरियों सहित अनेक अति विशिष्ट क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से प्रयुक्त होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपयोगों में से एक समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों का उत्पादन है। समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों में असाधारण गुण होते हैं जो इन्हें रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों में उपयोग के अनुकूल बनाते हैं। स्थायी चुंबकों का आयात प्रायः प्रतिबंधों और आपूर्ति अवरोधों से प्रभावित रहता है, क्योंकि इन्हें बनाने की तकनीक विश्व के कुछ विशेष देशों के पास ही उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार के समन्वित प्रयासों और लक्ष्योन्मुख समग्र सरकार के दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणाम स्वरूप रेयर अर्थ चुंबकों के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक पैमाने पर समैरियम कोबाल्ट स्थायी चुंबकों के उत्पादन की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। विकसित की गई इस प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर विशाखापट्टनम के अच्युतापुरम स्थित BARC कैंपस में परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई IREL इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आधुनिक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना की जा रही है, जहां प्रतिवर्ष 3000 किलोग्राम समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट का उत्पादन किया जा सकेगा। 197 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्लांट सामरिक क्षेत्रों के लिए समैरियम कोबाल्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट की स्थापना उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश पिछले 8-9 वर्षों में अनुसंधान और विकास में अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षी रहा है। इस वृद्धि ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें लाइगो इंडिया की परियोजना उल्लेखनीय है। लाइगो इंडिया अमेरिका और भारत के बीच एक सहयोगी परियोजना है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। लाइगो इंडिया का निर्माण और स्थापना उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। The greatest scientist of the last century, Albert Einstein, had given the theory about gravitational waves. It is a matter of immense pride for all of us that 37 Indian scientists from 9 Indian institutions participated in the International Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO collaboration and proved this theory correct 3 years ago.
लाइगो इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के परस्पर सहयोग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक मेगा साइंस परियोजना है। लाइगो इंडिया, कैलटेक और MIT, अमेरिका की लाइगो लेबोरेटरी के सहयोग से बनाई जा रही है और ये इन 2 वेधशालाओं के साथ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टरों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लाइगो इंडिया के लिए 428 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और परियोजना के लिए राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लाइगो इंडिया भारत में स्थापित होने वाली पहली मेगा साइंस परियोजना होगी। ये बड़ी संख्या में भारतीय शोधकर्ताओं और छात्रों को इस उभरते हुए क्षेत्र में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी। ये परियोजना एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंगोली को वैश्विक मानचित्र पर पहचान देने के साथ साथ विश्व भर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लाइगो इंडिया से अर्जित क्लीन रूम निर्माण की विशेषज्ञता, सेमीकंडक्टरों और बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में दक्षता प्राप्त करने और प्रगत अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आवश्यक बड़े अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टमों के निर्माण में योगदान देकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा करेगी। ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने के प्रति समर्पित अत्याधुनिक शोध की दिशा में लाइगो इंडिया की स्थापना देश के लिए एक गौरवशाली एवं उन्नतिशील कदम है। तो देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र को रफ्तार देंगी ये सभी फैसिलिटीज। तो रुख हवाओं का मोड़ दे, लोगों के भरम को तोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर मुकाम नया पन्ना इतिहास में जोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे। देश के छात्रों और युवाओं की कल्पना शक्ति की परवाज को ठोस आधार प्रदान करने वाले, प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्र समर्पण के संकल्प की लौ को प्रज्वलित करने वाले, हर जन की आंखों में कुछ कर सकने का विश्वास जागृत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूं कि अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। करताल ध्वनि से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं।
मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का शिलान्यास भी हुआ है। लाइगो 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही इस तरह की ऑब्जर्वेटरी आज है। भारत के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेटरी आधुनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, इस समय हम आजादी के अमृतकाल के शुरुआती महीनों में हैं। हमारे सामने 2047 के स्पष्ट लक्ष्य हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत का भविष्य हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारे आज के स्टूडेंट्स ही तय करेंगे। आज की इस युवा पीढ़ी के पास नए सपने हैं, नए संकल्प है, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कहा करते थे, नॉलेज विथ एक्शन कन्वर्ट्स एडवर्सिटी इनटू प्रॉस्पेरिटी। आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर सशक्त हो रहा है, तो उतनी ही तेजी से एक्शन भी ले रहा है।
भारत के यंग माइंड्स को इनोवेशन की तरफ प्रेरित करने के लिए बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे।
आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे
फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से अपनी उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है। साथियों, आज हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। भारत के युवा ही इस स्पीड को मैच करने में, इस स्पीड को क्रॉस करने में देश का नेतृत्व करेंगे। आज एआई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम कितनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी हर रोज नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ऐसे ही थेरेपेटिक्स सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में लीड लेनी होगी। आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है। इससे भी हमारे युवा स्टार्टअप्स को बहुत से मौके मिल रहे हैं। डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के 14 इनोवेशंस को प्रोक्योर किया है। साथियों, आई क्रिएट हो या फिर डीआरडीओ, यंग साइंटिस्ट लैब जैसे इनिशिएटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं। स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमिका के सामने आ रहा है। अभी मैं एसएसएलवी और पीएसएलवी ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजी देख रहा था। हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप के लिए, यूज के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रामिंग तक हर क्षेत्र में लीड लेनी होगी। इस समय भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए एवेन्यूज में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पॉलिसी लेवल पर हम पीएलआई स्कीम जैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि इस फील्ड में टैलेंटेड यूथ्स को सपोर्ट करें। साथियों, आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैकेथॉन्स की एक बड़ी भूमिका है। सरकार इन्हें लगातार प्रमोट कर रही है। हमें हैकेथॉन कल्चर को आगे बढ़ाना होगा। स्टार्टअप्स को नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना होगा। इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष न करना पड़े, हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। खासकर अटल टिंकरिंग लैब से जो युवा निकल रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम होना चाहिए। क्या हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देश की 100 लैब्स को चिन्हित कर सकते हैं जिन्हें यूथ ड्रिवन बनाया जाए? क्लीन एनर्जी और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में जहां देश का खास फोकस है, हमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा।
इसके लिए भी युवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। ट्विंकलप्रेन्योर्स से भारत के एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने, विज्ञान से आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने, तकनीक के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने जैसे प्रेरणादायक शब्दों और विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके